राजा ने सबसे उत्तम महिला को रानी बनाने के लिए 3 उम्मीदवारों की शारीरिक सुंदरता की परीक्षा लेने के लिए भारी खर्च कर एक शुद्ध सोने का सांचा तैयार करवाया। वे हैं साओ पाउलो की नायिका अन्ना, मिस्र की सुंदर महिला मिया और इस्तांबुल की सुंदर राजकुमारी लिसा। लेकिन चूंकि तीनों राजकुमारियां अप्सरा जैसी सुंदर थीं, इससे राजा को निर्णय लेने में कठिनाई हुई। समाधान न पाकर उसने तीनों की परीक्षा लेने के लिए सांचा लाने का फैसला किया। सांचे का आकार सबसे उत्तम शरीर के अनुपात दर्शाता है। इतना ही नहीं, उसमें 108 घंटे भी लगे हुए थे। यदि परीक्षा के दौरान किसी ने घंटियां बजाई तो वह व्यक्ति निर्दयता से बाहर हो जाएगा। लेकिन राजा को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये राजकुमारियां अपने अपने देशों में बेहद चुनी बेचुनी सुंदरियां थीं, जिनका बचपन से ही शरीर पर कड़ा नियंत्रण रहा था। तीनों ने आसानी से सांचे की परीक्षा पास कर ली। लेकिन रानी बनने के लिए केवल बाहरी सुंदरता पर्याप्त नहीं है, उसमें अद्वितीय बुद्धि भी होनी चाहिए। यह कहते हुए राजा ने दूसरी परीक्षा शुरू की। उसने प्रधानमंत्री से एक बेहद कठिन सवाल पूछने के लिए कहा। यह देखकर हैरानी हुई कि तीनों राजकुमारियां न केवल सुंदर थीं, बल्कि उनकी बुद्धि भी अद्वितीय थी। प्रधानमंत्री के सवालों का सामना करते हुए तीनों ने तुरंत ही धारा प्रवाह जवाब दिए, यहाँ तक कि वे विभिन्न दृष्टिकोणों से भी उत्तर देने में सक्षम थीं। विवश होकर राजा ने तीसरी परीक्षा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने लोगों से एक मेज लाने और उस पर 3 गिलास शराब भरने का आदेश दिया। फिर उन्होंने तीनों राजकुमारियों से कहा कि उनमें से एक गिलास में जहर है और रानी बनने के लिए असाधारण साहस और भाग्य की भी आवश्यकता है। यह कहने के बाद उन्होंने 3 कैदियों को उदाहरण के रूप में लाने का आदेश दिया। जैसे ही उनमें से एक ने शराब पी, वह तुरंत ही झट से मर गया। यह देख लिसा राजकुमारी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तीनों की प्रतिक्रिया देने से पहले ही राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दें, फिर 3 नए गिलास में शराब भरकर उनकी जगह आपस में बदल दें। ये सब करने के बाद उन्होंने तीनों की काली पट्टी हटा दी। इस समय राजा ने कहा कि वह किसी को मजबूर नहीं करेगा और अभी भी प्रतियोगिता से बाहर निकलने का समय है। यह सुनते ही मिस्र की राजकुमारी ने तुरंत हार मान ली, क्योंकि वह एक रानी की जगह के लिए अपनी जान नहीं खोना चाहती थी। अब प्रतियोगी के रूप में केवल अन्ना और लिसा राजकुमारियां बची थीं। दोनों ने हार मानने से इनकार कर दिया और प्रतिस्पर्धा जारी रखने का निर्णय लिया। लिसा राजकुमारी ने खुद को अधिक साहसी साबित करने के लिए पहले कदम उठाया और मेज के पास आई। हालांकि वह ऊंची रानी बनना चाहती थी, लेकिन ऐसी स्थिति का सामना करते हुए वह भ्रमित हो गई। काफी सोच विचार के बाद उसने अन्ना राजकुमारी को पहले पीने का निर्णय लिया। हालांकि अन्ना ने बिना डर के गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी लिया। ये देखकर कि अन्ना पर जहर का कोई असर नहीं हुआ, लिसा राजकुमारी तुरंत पछता गई। अब जीवन और मृत्यु का फैसला पल में था। शराब का गिलास उठाने के बाद भी उसने पीने का साहस नहीं किया और आखिरकार हार मान ली। और भाग्य से जीतने वाली अन्ना राजकुमारी ने सबकी चौंकाने वाली निगाहों के सामने दूसरा गिलास भी एक ही घूंट में पी लिया। जब तक लोग प्रतिक्रिया कर पाते, उसने तीसरा गिलास भी पी लिया और सभी यह देखकर हैरान हो गए। असल में बुद्धिमान अन्ना राजकुमारी ने पहले ही सब कुछ समझ लिया था। उसने सोचा कि ऐसा दयालु राजा निर्दोष लोगों को इस तरह मरने नहीं देगा और उसने नकली मर चुके कैदियों को उठने के लिए कहा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। राजा के आदेश पर जमीन पर पड़े कैदी सुरक्षित रूप से उठ खड़े हुए। राजा अन्ना राजकुमारी के प्रदर्शन से अत्यंत संतुष्ट हुआ और वहीं उसे विधिवत महारानी के रूप में घोषित कर दिया। लेकिन राजा की कल्पना से भी परे था कि हजारों में चुनकर लाई गई यह रानी कुछ ही दिनों में उसे ऐसा खुला धोखा देगी कि उसकी बेवकूफी सबको दिखने लगे। वह भी बगदाद के इतिहास में पहले राजा बनेंगे जिनके सिर पर खुलेआम बेवफाई की हरी घास उगी होगी। सुंदर रानी ने राजा को धोखा दिया, जिससे नाराज राजा ने उसे दासों को दे दिया। दरअसल अन्ना राजकुमारी का दल रास्ते में डाकुओं के हमले का शिकार हो गया था। डाकुओं के सरदार ने एक नजर में ही विदेशी सुंदरता वाली राजकुमारी को पसंद कर लिया और उसे अपहरण कर अपने किले की रानी बनाने का इरादा किया। अच्छी बात यह रही कि एक नौकरानी बच गई और उसे गश्त कर रहे नाइट कैप्टन निक ने पाया और उसे अन्ना राजकुमारी के अपहरण की खबर मिली। फिर उसने तुरंत नाइट दल को लेकर पीछा करना शुरू किया। लंबी यात्रा के बाद उन्होंने आखिरकार डाकुओं का निशान देखा। निक ने तुरंत सभी को हमले का आदेश दिया। डाकुओं ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बिखरी हुई सेना कहां पेशेवर सैनिकों का मुकाबला कर पाती। थोड़ी ही देर में वे हार कर बुरी तरह भाग गए। कुछ गड़बड़ देख डाकुओं का सरदार अन्ना राजकुमारी को लेकर तुरंत भाग गया और एक मुश्किल स्थान पर छिप गया। निक और अन्य लोग सिर्फ पहाड़ी की तलहटी तक ही पहुंच सके। अन्वेषण के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ की भूगोल बहुत मुश्किल है और अगर जबरदस्ती हमला किया जाए तो कम से कम आधे लोग मारे जाएंगे। अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए निक अकेले ही बातचीत करने गया और डाकुओं के सरदार से अन्ना राजकुमारी को रिहा करने की मांग की। डाकुओं का सरदार भी बड़ा चालाक था। उसने निक को प्रस्ताव दिया कि वह 100 भेड़ों के बदले अन्ना को वापस खरीद सकता है। जब निक संकोच कर रहा था, डाकुओं के सरदार ने उसे माल को पहले जांचने की अनुमति दी। फिर केवल एक नजर में ही निक राजकुमारी की अद्वितीय सुंदरता से आकर्षित हो गया। उन्होंने तुरंत ही सौदे के लिए सहमति दी। जब डाकू वहां से चले गए तो निक ने अन्ना राजकुमारी का नकाब हटाया। वह पल भर में राजकुमारी के प्रेम में डूब गया और राजकुमारी भी उसी तरह इस आकर्षक योद्धा कप्तान पर दिल हार बैठी। जल्द ही दोनों ने अंधेरे गुफा में अकल्पनीय चीजें कर दी। अगले दिन निक ने राजकुमारी को बगदाद ले जाने का जिम्मा लिया ताकि वह रानी की प्रतियोगिता में भाग ले सके। महल में प्रवेश करने से पहले अन्ना राजकुमारी ने निक के साथ भागने की इच्छा जताई। उसे तो उस बकवास रानी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन निक को लगा कि इस तरह का कार्य बगदाद के राजा को नाराज कर सकता है और संभवतः दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों को बलिदान देना पड़ा। निक चाहकर भी मजबूर था। वह अपनी प्यारी को बस बेबस होकर महल में जाते हुए देखता रहा। आखिरकार अन्ना ने सफलतापूर्वक रानी की प्रतियोगिता जीती और राजा की रानी बन गई। यह दृश्य देखकर निक का दिल टूट गया, क्योंकि प्रेमी युगल एक साथ नहीं रह सकते थे और यह उसे मारने से भी अधिक दर्दनाक था। उस दिन के बाद से निक बिल्कुल टूट गया और रोज रोज शराब के सहारे अपना गम भुलाने के लिए वेश्यालयों में डूबा रहने लगा। निक को लगा था कि वह अब जीवन भर कभी अन्ना से नहीं मिल पाएगा, लेकिन जिस दिन मिशन दल लौटने वाला था उसी दिन अन्ना की दासी उसे ढूंढती हुई आ गई। असल में अन्ना निक के जाने से पहले उसे आखिरी बार देखना चाहती थी। उत्साहित निक ने तुरंत ही खुद को एक हिजड़ा के रूप में प्रच्छन्न कर अन्ना के कमरे में प्रवेश कर लिया।
प्रेमी युगल जैसे ही मिले तुरंत ही एक दूसरे को गले लगा लिया। लेकिन यह दृश्य अचानक उस समय राजा ने देख लिया जो राजकुमारी से मिलने आया था। उन्होंने तुरंत ही गार्ड को प्रेमी युगल को घेरने का आदेश दिया। गुस्से में राजा ने तुरंत ही अन्ना को सार्वजनिक रूप से कठोर दंड देने का आदेश दिया, लेकिन निक को छोड़ दिया क्योंकि वह चाहता था कि निक जीवन से भी बुरा अनुभव करे। बहुत जल्द अन्ना को सजा के मंच पर लाया गया। उसे कुल 82 बार कोड़े खाने थे। हालांकि बगदाद के कानून के अनुसार अन्य व्यक्ति को दंड के लिए बदलने की अनुमति है। यह सुनकर निक ने तुरंत ही अन्ना की जगह यह कठोर दंड स्वीकार करने का निर्णय लिया। हालांकि निक एक मजबूत व्यक्ति था और 99 कोड़े खाने के बाद भी अड़िग रहा नहीं की। ऐना की आंखों में गहरी तड़प थी। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में फिर से आदेश दिया कि ऐना को गुलामों के बीच फेंक दिया जाए ताकि वह अपनी मर्जी से जीवित रह सके। यह सुनकर गुलाम बहुत खुश हुए और तुरंत ही इस खूबसूरत राजकुमारी को उठा ले गए और ऐना ने निराशा भरी चीख निकाली। जब गुलाम ऐना को वापस लाकर उसका लाभ उठाने ही वाले थे, तब निक के शूरवीरों ने समय पर पहुंचकर राजकुमारी ऐना को गुलामों से बचाया और निक और ऐना को शहर के बाहर ले गए। दोनों को लगा कि वे आखिरकार एक साथ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सब राजा के नियंत्रण में है। निक ने जो कठोर सजा सहन की थी, उसके कारण वह जल्दी ही इतना कमजोर हो गया कि चल नहीं पा रहा था। और भी बुरा यह था कि उनकी जीवन रेखा, पानी का थैला भी तीर से छिद गया। दोनों को तुरंत समझ में आ गया कि यह राजा का काम है, जिसने उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं किया है, बल्कि इस तरीके से उनका मजाक उड़ाया। पानी की आपूर्ति खो देने के कारण कमजोर निक जल्दी ही सहन नहीं कर सका और जमीन पर गिर पड़ा, चल नहीं सका। यह दृश्य देखकर ऐना का दिल टूट गया और मजबूर होकर उसने निक को छोड़ दिया और अकेले ही पानी के स्रोत की तलाश में निकल पड़ी। कौन जानता था कि जैसे ही उसने पानी का स्रोत पाया, राजा उसके सामने प्रकट हुआ और ऐना से कहा कि यदि वह निक को छोड़ देती है तो वह उसे बिना किसी नाराजगी के लौटने देगा और उसे फिर से सम्मानित रानी बनने देगा। लेकिन ऐना का दिल पक्का था। उसने अपने जीवन में सिर्फ निक को प्यार किया है और वह कभी भी किसी फालतू की रानी नहीं बनेगी। लेकिन तभी राजा ने उसकी ओर सोने की ईंटों से भरी एक थैली फेंक दी और फिर एक बात कह गया कि वह आखिरकार लौटकर जरूर आएगा। ऐना इस काम से थोड़ी उलझन में थी, लेकिन जल्दी ही उसे सब कुछ समझ में आ गया। दोनों जब मुश्किल से एक शहर पहुंचे तो उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ तक कि उन्हें एक घूंट पानी भी नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि उनके पास मौजूद सारा सोना देने पर भी ग्रामीण राजा को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर पाए। बिना कोई विकल्प के ऐना को लौटना पड़ा और जैसे ही वह बाहर निकली, वहाँ बहुत सारे घुड़सवार मौजूद थे। ऐसा लगता है कि राजा ने पहले ही इस स्थिति की भविष्यवाणी कर ली थी। अपने प्यारे व्यक्ति को बचाने के लिए उसे राजा के सामने वापस आना पड़ा और राजा अब भी उसे बहुत पसंद करता था। एक समझौते की शर्त के रूप में उसने तुरंत मुख्य चिकित्सक को निक का इलाज करने के लिए बुलाया। जब निक बेहोशी से जागा और उसे पता चला कि ऐना ने अपनी आजादी देकर उसकी जान बचाई है, तो वह बहुत उदास हुआ। लेकिन अब सब कुछ तय हो चुका था। मजबूर होकर निक को भी अपने दल का नेतृत्व करते हुए वापस लौटना पड़ा। ऐना को लगा कि इस जीवन में दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस समय राजमहल पहले से ही अंदर और बाहर से संकट में है और वह और निक जल्द ही मिल सकते हैं। दरअसल राजा का सबसे विश्वसनीय जनरल इस समय गुप्त रूप से विद्रोह करने की साजिश रच रहा था। तो रात के गहरे सन्नाटे में उसने साहसपूर्वक सेना का नेतृत्व करके महल के अंदर हमला कर दिया और तेजी से महल पर कब्जा कर लिया। राजा अपनी सुरक्षा गार्ड के कवर में ही घेरा तोड़कर बाहर निकलने में सफल हुआ। उनकी योजना थी कि वे निक के देश की ओर भागें और सहायता के लिए बुलाएं। जनरल ने पूरी तरह से नष्ट करने के लिए स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए उनका पीछा किया। भागते समय ऐना गलती से खाई में गिर गई, लेकिन सौभाग्य से उसे दो बूढ़ों ने बचा लिया। इस समय ऐना और देरी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उन दोनों से एक घोड़ा उधार लिया। कई घंटों की लंबी यात्रा के बाद वह अंततः निक के पास पहुंच गई। ऐना चाहती थी कि निक राजा की मदद के लिए सेना भेजे, क्योंकि हालांकि राजा अक्सर प्रेमियों को अलग करता था, लेकिन वह मूल रूप से एक अच्छा राजा था। निक ने यह सुनते ही तुरंत अपनी शूरवीर टोली के साथ सहायता के लिए लौटने का निर्णय लिया। साहसी और वीरता से लड़ते हुए उन्होंने जल्दी ही विद्रोही सेना को हराया और निक ने व्यक्तिगत रूप से जनरल को समाप्त कर दिया। राजा यह जानकर बहुत भावुक हुआ और अपने पिछले व्यवहार के लिए दोनों से माफी मांगी। मुआवजे के रूप में उन्हें एक साथ रहने की अनुमति दी। दोनों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अंत में प्रेमी युगल के रूप में एकजुट हुए और इसके साथ ही फिल्म समाप्त होती है। लड़की तो बस जंगल में शौच के लिए जाना चाहती थी, पर जैसे ही उसने मुड़कर देखा वह भयभीत हो गई, क्योंकि सभी सहपाठी घबराहट में भाग रहे थे, मानो कोई भयानक जीव उनका पीछा कर रहा हो। इस समय अन्ना भी पूरी तरह से भ्रमित थी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उसने बड़े समूह का अनुसरण किया और घर के अंदर छिप गई। जैसे जैसे लोग लगातार यहाँ भागते आए, अन्ना ने इस स्थिति की गंभीरता को समझा, पर वह पूरी तरह से नहीं जानती थी कि आखिर क्या हो रहा है। जब तक बाहर से कुछ गोलियों की आवाजें नहीं आई, तब जाकर अन्ना को समझ आया कि बाहर गोलीबारी की घटना हो रही थी। लोगों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही घर के बाहर सहपाठियों की तीव्र चीखें सुनाई देने लगी। कुछ गोलियों की आवाज के साथ स्पष्ट था कि बाहर कुछ सहपाठियों को गोली मारी जा चुकी थी। इस समय घर के अंदर के लोग पहले ही डर के मारे कांप रहे थे और एक जगह सिमट गए थे। ऊपर से वे सभी छात्र थे। ऐसी स्थिति में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए शांत होने के बाद अन्ना को अचानक याद आया कि उसकी बहन अभी भी बाहर के तंबू में थी। इसीलिए उसने जल्दी से सबसे पूछा कि क्या किसी ने पीले कपड़े पहने हुए लड़की को देखा है। लेकिन चूंकि उस समय युटेया द्वीप पर 650 युवा लोग थे, कोई भी उसकी बहन को कपड़ों से पहचान नहीं सका। जैसे जैसे गोलियों की आवाजें बढ़ती गई, सभी लोग डर के मारे एक साथ सिमट गए। अन्ना को भी अपनी बहन को ढूंढने का विचार फिलहाल छोड़ना पड़ा और उसने बड़े समूह के साथ रहकर एक दूसरे को सहारा दिया। जब सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे, तभी पहरेदार सहपाठी ने चिल्लाते हुए कहा कि हत्यारा आ गया। यह सुनकर सभी लोग जैसे चौंके हुए पक्षी की तरह घबराहट में बाहर की ओर जान बचाने के लिए भागे और अब बाहर पहले ही शवों से भरा हुआ था। जान बचाने के लिए अन्ना भीड़ के साथ भागने के लिए मजबूर थी, लेकिन इसी दौरान वह एक घायल पैर वाले सहपाठी से मिली और दयालु अन्ना ने बिना सोचे समझे उसे सहारा देकर जंगल की ओर भागने लगी। लेकिन इस तरह अन्ना की गति भी धीमी पड़ गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आखिरकार दोनों की जान ही चली जाएगी। अच्छा हुआ कि इस समय उन्होंने सामने एक छोटा सा ढलान देखा जहाँ वे छिप सकते थे। थके हारे दोनों लोग तेजी से ढलान पर लेट गए, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली।
लेकिन इस समय हत्यारा लगातार गोली चला रहा था और सभी सहपाठी चारों ओर भाग रहे थे और इन लगातार गोलियों की आवाज से यह साफ था कि यह पूरी तरह से पूर्व नियोजित था। गोला बारूद की कोई कमी नहीं थी। लगता है हत्यारा उन्हें पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। पीछे से सहपाठियों की चीखें सुनकर कुछ डरे हुए लोगों को अब पुलिस को सूचना देने का ख्याल आया, लेकिन जिस स्थान पर वे थे वह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ युटेया द्वीप था और पुलिस को वहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा और इसका मतलब यह है कि उन्हें यहाँ और छिपना पड़ेगा। लेकिन बिना हथियारों के उनके पास हथियारे के सामने कोई मौका नहीं था। मजबूरन वे केवल पुलिस के आने का इंतजार कर सकते थे। इस समय अन्ना ने भी अपनी बहन को फोन किया, यह जानने के लिए कि उसकी स्थिति सुरक्षित है या नहीं, लेकिन उसकी बहन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। यह देखकर अन्ना को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा। जैसे ही उसे लगा कि उसकी बहन के साथ कुछ बुरा हुआ है, अचानक एक खून से लथपथ लड़का वहां आया और उसने सबको एक चौंकाने वाली खबर दी। उसने बताया कि इस हत्या का मुख्य जिम्मेदार एक पुलिस वर्दी में एजेंट था और यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग ये सोचकर हैरान थे कि वह एजेंट द्वीप पर हत्या क्यों कर रहा था और जब उन्होंने देखा कि गोलीबारी की आवाजें धीरे धीरे करीब आ रही हैं, तो सभी ने एकमत होकर समुद्र की ओर भागने का निर्णय लिया, क्योंकि समुद्र के किनारे से समय समय पर मछली पकड़ने वाली नावें गुजरती रहती थी। लेकिन जब वे लोग भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी अन्ना ने विपरीत दिशा में जाने का फैसला किया। दरअसल उसे लग रहा था कि उसकी बहन अभी भी कैंप के तंबू में छुपी हो सकती है, लेकिन जब वह मुश्किल से कैंप तक पहुंची तो उसने देखा कि वहां पहले से ही कोई नहीं था। आसपास सब खाली था और खामोशी ने उसे डरा दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त उसने देखा कि एक पीले कपड़े पहना लड़का बेवकूफी से जमीन पर पस्त पड़ा था। दयालु अन्ना उसे साथ लेकर भागना चाहती थी, लेकिन लड़के का कहना था कि उसे वहीं अपने भाई के वापस आने का इंतजार करना होगा। उसे डर था कि अगर वह यहाँ से चला गया तो उसका भाई वापस आने पर उसे नहीं ढूंढ पाएगा। अन्ना ने जल्दी से समझाया कि द्वीप पर एक खतरनाक हत्यारा है जो हत्या कर रहा है और उसे सुझाव दिया कि वह अपनी जैकेट उतारकर तुरंत वहां से चला जाए, क्योंकि लड़के के शरीर पर पहने हुए पीले कपड़े बहुत चमकदार थे, जिससे वह आसानी से हथियारे के लिए निशाना बन सकता था। लेकिन लड़के ने सुनने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। आखिरकार अन्ना के बहुत समझाने के बाद लड़का जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन ठंड के डर से उसने अपनी जैकेट नहीं उतारी। यह महसूस करते हुए कि अब यह मौत के साथ दौड़ की तरह है, अन्ना ने बिना देरी किए अपनी बहन के तंबू की ओर दौड़ लगा दी। वहाँ कोई नहीं था और चिंतित अन्ना ने फिर से अपनी बहन को फोन किया, लेकिन मोबाइल की रिंग तंबू के अंदर से ही आई। दरअसल उसकी बहन ने अपना फोन अपने साथ नहीं लिया था। अन्ना जब निराशा में थी, तभी अचानक तंबू के बाहर कुछ कदमों की आवाजें आईं। इससे अन्ना इतनी डर गई कि उसने सांस भी नहीं ली। उसे डर था कि कहीं हत्यारा उसे न देख ले। जब तक वो कदमों की आवाज पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, अन्ना तंबू से बाहर नहीं निकली। फिर उसने समुद्र की दिशा में तेजी से भागना शुरू कर दिया, लेकिन इसी दौरान उसने देखा कि एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। दयालु अन्ना ने बिना कुछ कहे उस लड़की को साथ लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने कहा कि उसका समय निकट है। जब अन्ना ने उसे पलटा, तब उसने देखा कि लड़की की पीठ गोलियों से खून से लथपथ थी। लेकिन दयालु अन्ना ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया और अपनी कपड़े उतारकर लड़की के घाव को बांधने की कोशिश की। लेकिन इस समय लड़की दर्द से तड़प रही थी और उसे अच्छी तरह पता था कि अब उसकी कोई उम्मीद नहीं बची। उसने बस यही उम्मीद की कि अन्ना अंतिम समय तक उसके साथ रहे, और अन्ना ने उसे इनकार नहीं किया और उसे हिम्मत बंधाई कि वह बचाव दल के आने तक मजबूती से डटी रहे। लेकिन जैसे ही वह बोल रही थी, बाहर से धीरे धीरे कदमों की आवाजें आने लगी। अन्ना ने धीरे से सिर उठाया और देखा कि वही हत्यारा था जो सबको मार रहा था। अन्ना ने लड़की का मुंह जोर से ढक दिया और हालांकि हत्यारा आखिरकार कहीं और चला गया, लेकिन लड़की ने भारी चोटों के कारण अन्ना की बाहों में ही अपनी आखिरी सांस ली। एक जीवंत जीवन को अपने सामने मरते देख अन्ना ने अचानक गहरे निराशा का अनुभव किया। जब वह दुख में डूबी हुई थी, तभी लड़की का फोन अचानक बज उठा। वास्तव में यह लड़की की माँ का फोन था, लेकिन अन्ना ने इसे उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लड़की की माँ को यह दुखद समाचार पता चले। थोड़ा संयमित होकर हिम्मत बटोरते हुए अन्ना ने फिर से भागने का फैसला किया और तेजी से समुद्र की ओर बढ़ने लगी। अब वह बस अपनी बहन को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती थी। कठिन पहाड़ी रास्ता पार करते हुए वह जल्दी ही समुद्र तट तक पहुंच गई, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। उसने देखा कि समुद्र तट के पास की चट्टानों में कई सहपाठी ठसे हुए थे। चूंकि पहाड़ की चोटी पर से हत्यारा नीचे की ओर गोली चला रहा था, भागने की जगह न होने पर अन्ना भी दरार में छिपना चाहती थी, लेकिन वहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं थी। मजबूरन उसने ठंडे समुद्र के पानी में चलते रहने का फैसला किया। ऊपर से आ रही गोलियों की आवाजें सुनकर यह स्पष्ट था कि और भी कई सहपाठी मारे जा रहे थे। इस समय अन्ना का मन सिर्फ कहीं छिप जाने का था, लेकिन उसे निराशा हुई जब उसने देखा कि बड़े पहाड़ पर उसके लिए कोई जगह नहीं थी। जहाँ भी छिपने की जगह हो सकती थी, वहाँ पहले से पहुंचे हुए शरणार्थियों ने कब्जा कर रखा था। जब उसने मुश्किल से एक छुपने की जगह ढूंढी और ऊपर देखा, तो पाया कि वह जगह भी आसानी से उजागर हो सकती थी। देखते ही देखते बंदूक की आवाजें और स्पष्ट होती जा रही थी, ताकि वह खुद को बंदूक के नीचे मृत आत्मा बनने से रोक सके। अन्ना ने अपने पैरों से जूते उतार दिए और बेमौसम ठंडे समुद्री पानी में कूद गई। उसने तैरकर दूसरी ओर जाने का विचार किया, लेकिन जल्द ही उसने इस विचार को त्याग दिया, क्योंकि समुद्र के बीच में तैरती लाशों का मतलब है कि वह आसानी से हत्यारे का जीवित निशाना बन सकती है। यह रास्ता काम नहीं कर रहा था, इसलिए अन्ना लड़खड़ाते हुए कोई और रास्ता खोजने लगी। इस संघर्ष से गुजरते हुए वह पहले से ही चक्कर में थी, यहाँ तक कि पुराने सहपाठी के बुलाने पर भी नहीं सुन पाई। जब अन्ना होश में आई तो उसने देखा कि उसका पुराना सहपाठी निक उसे टीम में शामिल होने के लिए बुला रहा था, लेकिन अन्ना ने अभी अपनी सीट गर्म ही की थी कि ऊपर से फिर से साफ साफ बंदूक की आवाजें सुनाई दी। ये स्पष्ट था कि इस समय हत्यारा उनके ऊपर ही था। पटाखों जैसी उन गोलीबारी की आवाजों को सुनकर कुछ लोग डर के मारे एक साथ सिमट गए, क्योंकि इस स्थिति में सिर दिखाना सेकंडों में मौत का कारण बन सकता था। वे डर के मारे बस चुपचाप प्रार्थना करने लगे कि हत्यारा जल्दी से कहीं और खोजने चला जाए। लेकिन जल्द ही उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई, क्योंकि सामने से एक बड़ा समूह सहपाठियों का विपरीत दिशा में भाग रहा था। क्या हत्यारा सामने से पीछा करते हुए आ रहा था? इस समय उसके दो साथी भी घबरा गए और बिना कुछ कहे भागने वालों की टोली में शामिल हो गए। जब अन्ना ने यह देखा तो वह भी अपनी बहन को खोजने के लिए साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके बगल में खड़े निक ने उसे रोक दिया, क्योंकि एक साथ दौड़ना बहुत खतरनाक था। इससे आसानी से पहाड़ की चोटी पर बैठे हत्यारे की लगातार गोलीबारी का निशाना बन सकते थे। बीते समय में खतरा मोल लेने से बेहतर है कि यहाँ रुके रहें और कुछ सुरक्षा मिल जाने पर ही बहन को खोजने जाएं। जब देखा कि पहाड़ की छोटी से बंदूक की आवाजें लगातार आ रही हैं, तो निक ने दबाव और तनाव को कम करने के लिए अन्ना को एक गाना गाकर माहौल को हल्का करने का सुझाव दिया। अन्ना ने इसे खुशी से स्वीकार किया और चट्टान के सहारे खुद ही गुनगुनाने लगी। लेकिन गुनगुनाते हुए पहाड़ी की आधी ऊंचाई पर एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। अन्ना को लगा कि वह उसकी बहन है और वह यह देखने की कोशिश कर रही थी कि वास्तव में वह कौन है, लेकिन इससे उसकी खुद की स्थिति उजागर हो गई।
अगले ही पल पहाड़ी की आधी ऊंचाई पर छिपी लड़की को पहाड़ की चोटी के हथियारे ने अंधाधुंध गोलीबारी से मार गिराया। पीछा की जा रही लड़की चट्टान से सटकर लेटी रही, क्योंकि पहाड़ी की चोटी पर मौजूद हथियारबंद हत्यारा जीवित बचे लोगों पर नजर गड़ाए हुए था। भेदभाव के हमला कर रहा था। ऊपर से लगातार गोलीबारी की आवाज सुनकर यह स्पष्ट था कि कई लोग हत्यारे की गोली का शिकार हो चुके थे। लेकिन इस समय अन्ना दृढ़ता से खड़ी हो गई, क्योंकि उसकी अपनी बहन का जीवन या मृत्यु अभी भी अनिश्चित थी। और शुरू में उसने ही अपनी बहन को ग्रीष्मकालीन शिविर में आने का निमंत्रण दिया था। अगर बहन के साथ वास्तव में कुछ बुरा हुआ तो वह जीवन भर पछतावे में जिएगी। यह सोचकर वह पागल की तरह खोजने लगी और चिंतित निक भी उसके पीछे पीछे आ गया। हालांकि समुद्र तट पर इस समय उसके सहपाठियों की लाशें पड़ी थीं, लेकिन यह अन्ना को अपनी बहन को खोजने से नहीं रोक सका। कई लाशों के बीच से गुजरते हुए उसने अचानक सामने चट्टान के पीछे एक पीली आकृति देखी और सोचा कि यह उसकी बहन है। अन्ना तेजी से आगे की ओर भागी, लेकिन जब वह वहां पहुंची उसने पाया कि यह उसकी बहन नहीं बल्कि वह लड़का था जिससे वह पहले कैंप में मिली थी। उस समय उसने लड़के को चेतावनी दी थी कि वह अपनी चमकीली पीली जैकेट उतार दे, लेकिन लड़के ने उसकी बात नहीं मानी और उसे हत्यारे ने गोली मार दी। यह सोचकर अन्ना बेहद दुखी हो गई। अगर उसने लड़के को अपने साथ भगाया होता तो शायद उसका अंजाम ऐसा नहीं होता। धरती पर बिखरी अनगिनत लाशों को देखते हुए अन्ना अचानक निराशा में घिर गई और वहीं पर स्तब्ध खड़ी रह गई। साथी ने यह देखकर उसे फौरन सलाह दी, उसे दिलासा दिया कि वह हिम्मत बनाए रखे और कहा कि यहाँ कोई भी ढकने की जगह नहीं है और वह आसानी से ऊपर के हत्यारे का निशाना बन सकती है। लेकिन इस समय अन्ना पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने लड़के की मौत का सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और निक की कोई भी सलाह उसे सांत्वना नहीं दे सकी। अगले ही पल अचानक आई गोली ने उसके दिल को छेद दिया और इस दृश्य को देखकर निक इतना डर गया कि उसकी आत्मा निकल गई और वह तुरंत विपरीत दिशा में अपनी जान बचाकर भागने लगा। हालांकि वह दौड़ते दौड़ते हैरान रह गया। समुद्र तट पर अचानक एक नाव आ गई, इसलिए उसने बिना सोचे समझे आगे की ओर दौड़ लगा दी। क्षण भर में बड़ी संख्या में जीवित बचे लोग उस बचाव की नाव की ओर बढ़ गए और जब तक वह नाव धीरे धीरे द्वीप से दूर नहीं हो गई तब तक सभी के भयभीत दिलों को राहत मिली। लेकिन यह नाव पुलिस की बचाव नाव नहीं थी, बल्कि पास से गुजर रही एक मछली पकड़ने वाली नाव थी। इस समय नाव पर अकेली बिना घायल हुई पीली पोशाक वाली लड़की घायलों के घावों पर पट्टी बांधने लगी, यह अनजाने में कि यह लड़की अन्ना की बहन थी जिसे वह बेताबी से खोज रही थी। और इस समय उसकी बहन को पता नहीं था कि उसकी बहन उसे खोजने के रास्ते में ही गिर पड़ी थी। उटिया द्वीप 22 जुलाई यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जिसमें निर्देशक ने एक ही शॉट में सब कुछ दिखाने की तकनीक का उपयोग किया, जिससे घटना के समय पीड़ितों की बिना बचने की स्थिति को बखूबी दर्शाया गया। हालांकि अंत में कुछ लोग जीवित बच निकलने में सफल हुए, लेकिन फिर भी कई लोग द्वीप पर फंसकर मर गए और उनका इंतजार कर रही थी एक अनजान किस्मत। गांव के मुखिया ने एक विशालकाय आदमखोर सुअर को पकड़ लिया। उसने पूरे गांव के लोगों को बुलाकर जश्न मनाया, लेकिन तभी एक तेज नजर वाले बूढ़े शिकारी ने कुछ गलत महसूस किया, क्योंकि इस जंगली सुअर का आकार बहुत छोटा था। ये बिल्कुल भी वह नहीं था जिसने कुछ दिन पहले पहाड़ पर लोगों को खाया था। इसलिए अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए उसने तुरंत खंजर से जंगली सुअर का पेट चीर दिया। जब उसने अंगों के अंदर बची हुई चीजें देखी तब उसे पता चला कि यह जंगली सुअर आदमखोर सुअर के साथ खाना साझा कर रहा था। इसका मतलब यह जंगली सुअर निश्चित रूप से उस आदमखोर सुअर का साथी था। यह सोचकर बूढ़ा शिकारी तुरंत महसूस करने लगा कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब जब आदमखोर सुअर का साथी इंसानों के हाथों मारा गया था, वह विशालकाय सुअर निश्चित रूप से बदला लेगा। वास्तव में जब रात हुई तो गांव के मुखिया ने उनकी समस्या का समाधान करने के लिए जश्न मनाने हेतु इस जंगली मादा सुअर को क्रिस्पी रोस्टेड बना दिया और सभी ग्रामीणों को बुलाकर इसे खाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक भयानक आपदा धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। जैसे ही ग्रामीण उत्साहपूर्वक गाना और नाचना शुरू किया, मेज पर रखे दूध ने अचानक हिलना शुरू कर दिया और जमीन पर बैठे कुत्ते ने भी जैसे किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। अगले ही पल लोहे के दरवाजे पर जोरदार धक्का हुआ। खतरा महसूस होते ही सुरक्षा प्रमुख ने तुरंत गोली चलाकर सबको सतर्क कर दिया। बाहर आदमखोर सुअर की भयंकर चीख सुनकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। कुछ बहादुर ग्रामीणों ने तुरंत लोहे के दरवाजे पर सामान रखकर उसे रोकने की कोशिश की, इस डर से कि वह शैतान जैसा आदमखोर सुअर अंदर न घुस जाए। लेकिन इससे पहले कि लोग राहत की सांस ले सकें, अगले ही पल आदमखोर सुअर ने दीवार को तोड़कर घर में घुस गया। इस डर से कप्तान ने तुरंत कई गोलियां चला दी, लेकिन इस कार्यवाही ने आदमखोर सुअर को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। उसकी भयानक चीखों के बीच छत पर लगे सारे बल्ब टूट गए। फिर आदमखोर सुअर जैसे एक विशाल टैंक की तरह ग्रामीणों के बीच तेजी से टकरा गया। जहां भी उसने कदम रखा वहां हर जगह चीजें उलट पुलट हो गई। कुछ ही समय में पूरे मंदिर में लाशें बिखरी पड़ी थी। यहाँ तक कि अधिकारी भी डर के मारे बुरी तरह कांप गए। इस जानवर को रोकने के लिए कप्तान ने फिर से बंदूक उठाई और गोली चलाई, लेकिन इस आदमखोर सुअर की त्वचा मोटी थी और गोली उसके शरीर से टकराकर तुरंत पलट गई। इस विशालकाय जानवर को अपनी ओर बढ़ते देख कप्तान भी डर के मारे अपनी पैंट गीली कर बैठा। जब उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, तभी आदमखोर सुअर ने उसकी बेबस हालत देखकर उस पर रहम कर दिया और उसे छोड़ दिया। आदमखोर सुअर के जाने के बाद बचे हुए लोगों ने घायल व्यक्तियों को बचाने की हिम्मत जुटाई। तभी बूढ़ा शिकारी भी मौके पर पहुंचा। उसने कप्तान को चेतावनी दी कि हर चीज की अपनी आत्मा होती है और उन्होंने आदमखोर सुअर के साथी को भुने हुए सुअर में बदल दिया, जिससे आदमखोर सुअर का गुस्सा होना स्वाभाविक है। और उसने कहा कि वह जानवर कभी भी शांत नहीं होगा। कुछ ही दिनों में वह फिर से वापस आएगा और सभी ग्रामीणों को एक एक कर मार डालेगा। दुर्घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बूढ़े शिकारी ने पहले ही सुअर को मारने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी छुपाई हुई बंदूक निकाली और एक शिकार टीम बनाई। गहरे पहाड़ों में जाकर आदमखोर सुअर की खोज करने लगा। उसे पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई। लंबी यात्रा के बाद उन्होंने जल्दी ही जमीन पर आदमखोर सुअर के पैरों के निशान देखे। पैरों के निशान का पीछा करते हुए वे एक गुफा के सामने पहुंचे। स्पष्ट रूप से यह आदमखोर सुअर का निवास स्थान था। उस जानवर को बाहर आने और अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करने के लिए कप्तान ने बिना कुछ कहे गुफा में आंसू गैस फेंकी। जब आदमखोर सुअर ने बाहर आने से इनकार कर दिया तो बेचैन लोग हथियार लेकर गुफा में चले गए। जैसे ही वे गुफा में गहराई से गए, उन्होंने पाया कि आदमखोर सुअर वहां नहीं था, लेकिन वहां जमीन पर कुछ आदमखोर सुअर के बच्चे थे। इन छोटे सुअर के बच्चों के बड़े होकर लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए कप्तान ने बिना कुछ कहे एक को खंजर से मार डाला। फिर उन्होंने एक सुअर के बच्चे को पैक करके बैग में डाल दिया, उसे वापस ले जाने और अध्ययन करने की तैयारी की। बाकी को पेट्रोल डालकर जला दिया। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सुअर के बच्चों की दर्द भरी चीखें भोजन की तलाश में आदमखोर सुअर द्वारा सुनी जाएंगी। जैसे ही लोग वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक बाहर आते ही उनका सामना वापस लौट रहे आदमखोर सुअर से हो गया। अपनी भूमि में घुसपैठियों का सामना करते हुए गुस्से में आदमखोर सुअर तुरंत टकरा गया। इस डर से शिकारी तुरंत भाग खड़े हुए।
लेकिन निर्दयी आदमखोर सुअर उन्हें आसानी से कैसे छोड़ सकता था। उसका इरादा इन सभी शिकारी को पूरी तरह खत्म करने का था। देखकर कि पीछे का जानवर अभी भी उनका पीछा कर रहा था, गंभीर स्थिति में लोगों ने एक पाइपलाइन में घुसने का फैसला किया। लेकिन दुर्भाग्य से आखिरी साथी की पिटाई आदमखोर सुअर के नुकीले दांतों से उसके पिछवाड़े पर हो गई। तुरंत ही वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। सौभाग्य से यह पाइपलाइन संकीर्ण थी, जिसने आदमखोर सुअर को बाहर रोकने में मदद की। लोगों ने थोड़ी सी खतरे के साथ अपनी जान बचा ली। लेकिन जब आदमखोर सुअर अपने घर लौट आया तो उसने जमीन पर बुरी तरह मरे हुए बच्चों को देखा। वह तुरंत गुस्से में आ गया और उसने शिकारी को भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करने का संकल्प किया। इसी बीच यहाँ शिकारी जंगल में जमीन पर सो रहे थे। लेकिन आधी रात को अचानक पास की चेतावनी ध्वनि बजने लगी। सतर्क कप्तान तुरंत बंदूक लेकर बाहर देखने गया, लेकिन उसने पाया कि यह केवल एक गुजरती हुई हिरन थी। कप्तान ने सोचा कि शायद उसने बहुत चिंता कर ली थी, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। तभी उसने डर के मारे देखा कि आदमखोर सुअर बिना कोई आवाज किए उसके पीछे आ गया था। मजबूर होकर उसने खंजर निकाला और आदमखोर सुअर के साथ जीवन मृत्यु का मुकाबला किया। जल्द ही यह हलचल अन्य साथियों को भी आकर्षित कर लाई। आने वाले बूढ़े शिकारी ने तुरंत गोली चला दी, लेकिन गोली गलत दिशा में चली गई और आदमखोर सुअर ने बूढ़े शिकारी को निशाना बनाया। यह दृश्य देखकर बूढ़े शिकारी ने तुरंत अपने हाथ में छतरी खोल दी, जिससे वह आदमखोर सुअर को पहले से बनाए गए जाल में फंसा सका। लेकिन यह जाल केवल थोड़े समय के लिए ही आदमखोर सुअर को रोक सकता था। इस अवसर का फायदा उठाकर लोग जल्दी से एक योजना बनाने लगे। उन्होंने दो समूहों में बंटने का फैसला किया। एक समूह पहाड़ से उतरकर मदद की तलाश करेगा और बाकी लोग सुअर के बच्चे को लेकर आदमखोर सुअर की आक्रमण को आकर्षित करेंगे। वास्तव में बच निकला आदमखोर सुअर तुरंत बच्चे की ओर बढ़ गया, लेकिन भागते समय दोनों का पैर फिसल गया और वे बिना किसी नियंत्रण के पहाड़ी से नीचे लुढ़क गए और गलती से एक गंदी नाली में गिर गए और आदमखोर सुअर भी उनके पीछे आ गया। ये देखकर दोनों ने चट्टान पर लेटकर मरने का नाटक किया। सौभाग्य से आदमखोर सुअर की दृष्टि अच्छी नहीं थी और उसने फिलहाल सामने के दो लोगों को नहीं देखा। लेकिन इसी समय एक विषैला सांप बाहर निकला और आदमखोर सुअर के साथ मुकाबला करने लगा। इस अवसर का लाभ उठाकर दोनों भागने लगे और आखिरकार एक सुरंग में पहुंच गए। सौभाग्य से यहाँ एक ट्रॉली थी। ये समझते हुए कि आदमखोर सुअर जल्द ही पीछे आ जाएगा, दोनों ने पूरी ताकत से ट्रॉली को हिलाना शुरू किया। वास्तव में अगले ही पल आदमखोर सुअर पीछा करते हुए आ गया। भयंकर रूप से आते हुए आदमखोर सुअर को देखकर दोनों ने पूरी शक्ति से लीवर को हिलाना शुरू किया। पटरियों का सहारा लेते हुए वे पूरी ताकत से आगे भागने लगे, लेकिन आदमखोर सुअर उन्हें कैसे छोड़ सकता था और पटरियों का अंत एक परित्यक्त फैक्ट्री में होता था। आदमखोर सुअर भी पीछे पीछे अंदर आ गया। यह देखकर दोनों ने तुरंत एक कोने में छिपकर कोई आवाज नहीं करने का फैसला किया, डर से कि आदमखोर सुअर उन्हें न देख ले। लेकिन इसी समय शाओमी के बैग में रखा सुअर का बच्चा गलत वक्त पर आवाज करने लगा। अगले ही पल आदमखोर सुअर की ध्यान खींची और वह अपने नुकीले दांत दिखाकर उनकी ओर बढ़ गया। सौभाग्य से दोनों ने तुरंत खुद को बचा लिया। तभी उन्होंने देखा कि पास में एक सीढ़ी है। भागने में असमर्थ दो लोग सीढ़ियों के सहारे जोर लगाकर चढ़ते हुए मुश्किल से अपनी जान बचा सके, लेकिन मांसाहारी मकड़ा नीचे डटकर खड़ा था। एक बार नीचे जाने पर मौत निश्चित थी। तभी छोटी सुंदर ने मुड़कर देखा कि थोड़ी दूरी पर एक लिफ्ट है। ये देखकर उसे तुरंत एक उपाय सूझा। उसने योजना बनाई कि वह इस लिफ्ट का उपयोग करके एक जाल बनाएगा, लेकिन इसके लिए दोनों लोगों का सहयोग आवश्यक था। ये कहते हुए छोटी सुंदर ने छोटा सुअर का बच्चा बड़ी पहाड़ी को दे दिया और उससे कहा कि वह मांस खाने वाले मकड़े को लिफ्ट के नीचे लुभाए। हालांकि यह तरीका बहुत खतरनाक था, लेकिन अब बड़ी पहाड़ी के पास जोखिम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही वह पाइप के सहारे धीरे धीरे नीचे फिसला, जल्द ही मांस खाने वाले मकड़े का ध्यान उसकी ओर गया। मांस खाने वाले मकड़े को बिल्कुल पास देखकर दाशान ने तुरंत सुअर के बच्चे को लिफ्ट के नीचे फेंक दिया और तुरंत ही वह एक तरफ हट गया। मांस खाने वाला मकड़ा पहले वहाँ के इंसान को खत्म करना चाहता था, लेकिन लिफ्ट के अंदर रोते हुए बच्चों को देखकर वह बेधड़क अंदर चला गया। जब बड़ी पहाड़ी ने देखा कि वह आखिरकार जाल में फंस गया है, तो उसने तुरंत लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। ऊपर की तरफ छोटी सुंदरी ने तुरंत लिफ्ट का स्विच मोड़ दिया। लिफ्ट के तेजी से नीचे गिरने के साथ ही उसने इस खतरनाक मांस खाने वाले सुअर को सफलतापूर्वक दबा दिया। बेचारी छोटे सुअर के बच्चे को देखकर दयालु छोटी सुंदर ने तुरंत उसे बचा लिया। दुनिया को फिर से मांस खाने वाले सुअर से बचाने के लिए बड़ी पहाड़ी ने विस्फोटक जलाकर मांस खाने वाले सुअर के पास फेंक दिया। जैसे ही विस्फोट की आवाज हुई, यह मांस खाने वाला सुअर भी आखिरकार राख में बदल गया। यह सोचकर कि यह मामला यहीं समाप्त हो जाएगा, कोई भी नहीं सोच सकता था कि वह जीवित बचा मांस खाने वाले सुअर का बच्चा किसी ने वापस पहाड़ी की गहराई में छोड़ दिया। अब उसकी आंखें भी धीरे धीरे तीखी हो गईं। उसके मन में नफरत का बीज अंकुरित होने लगा। मुझे विश्वास है कि बहुत समय नहीं लगेगा, वह भी अगला मांस खाने वाला सुअर बन जाएगा और इसी के साथ फिल्म का अंत हो गया।